हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पादप प्रतिस्थापन के लाभ और दोष के बारे में कि पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया से हमें क्या लाभ होते हैं और इनके कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पादप प्रतिस्थापन के लाभ से। जैसे कि हमने जाना कि पादप प्रतिस्थापन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी किस्म या प्रजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको बोया जाता है जहाँ पर वो पहले पाई या उगाई नहीं जाती थी। तो इसका लाभ क्या है? इसका लाभ इसकी डेफिनेशन में भी आ रहा है कि इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे क्षेत्र में नहीं उग रही है उसको किसी और क्षेत्र से लाकर हमारे क्षेत्र में अगर हम उगाएंगे तो हमारे यहाँ पर नई फसल उगेगी। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है प्रतिस्थापन द्वारा बिना चयन तथा संकरण किए नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती है, जिससे समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में प्रतिस्थापित कर उनकी रोगों व कीटों से सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, पादप प्रतिस्थापन के द्वारा यानी अर्थ इसका मतलब ये है कि ऐसी फसल जो किसी क्षेत्र में उग रही है लेकिन उसमें रोग है, तो उस फसल को हम कोशिश ये करेंगे कि पादप प्रजनन द्वारा हम उसको दूसरे क्षेत्र में उगाएं और उस क्षेत्र में उगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, कीट ना हो। ठीक है, तो हमारी फसल अच्छी तरह से उग जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पादप प्रतिस्थापन के दोषों के बारे में। इसके क्या क्या दोष हैं? ठीक है, जैसा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नए क्षेत्र में हम फसल को उगा रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सारे दोष होंगे। वो दोष किस प्रकार से हैं? प्रतिस्थापित विभेदों के साथ खरपतवार का प्रवेश हो ही जाता है, चाहे आप कितने भी उसको ध्यान रखें हम फसल का कि वो नहीं पहुँचे खरपतवार, लेकिन फिर भी पहुँच जाती है। इस एग्जाम्पल के लिए सत्यानाशी हो गया, गेहूँ सा खरपतवार हो गई है। ठीक है, प्रतिस्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों के आने की संभावना भी अधिक होती है। ये कोई राज्यों या किसी गांव में उगाने वाला काम नहीं है। प्रतिस्थापन का जो प्रक्रिया है वो दूसरे देश से एक हमारे देश में भी हम फसलों को उगाने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका से कॉफ़ी जो आई थी तो उसके साथ कॉफ़ी किट का भी हमारे देश में प्रवेश हुआ था। ठीक है, फिर हम जानते हैं कई प्रतिस्थापित प्रजाति अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती हैं, जैसे कि जलकुंभी। ठीक है, जिसे हम आप कांजी वगैरह के नाम से भी जानते हो आप। कुछ प्रतिस्थापित प्रजातियों से पारिस्थितिकी संतुलन पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यूकेलिप्टस हमारे यहाँ का पेड़ नहीं है, इसको बाहर से लाया गया था और हमारे यहाँ उगाया गया था। तो यूकेलिप्टस से भूमिगत जल भंडारों में कमी हुई, क्योंकि ये बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं तो ये जल के भंडारों को अधिक इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो भूमिगत जो जल है उनके भंडारों में कमी हुई है यूकेलिप्टस के कारण। ठीक है, हम बात करते हैं पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियों के बारे में। पादप प्रतिस्थापन की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पादप प्रतिस्थापन भारत में पादप प्रतिस्थापन द्वारा अनेक फसलें एवं किस्में प्राप्त हुई है। एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन कौन सी नई फसलें हैं? वो है आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना आदि। ठीक है, आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, पपीता आदि ये सारी फसलें पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें किस्मों के बारे में। होते गई फसलें, तो बात करते हैं किस्में कौन कौन सी है। धान की TN1, IR8, IR28, IR36 कुछ ऐसी किस्में हैं। गेहूं की रिडले, लर्मरोहो एवं सोनारा 64 आदि किस्में ऐसी हैं जो पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुनरुत्पादन, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन आइए जानकारी लेते हैं। किसी प्रविष्टि के बीजों या प्रबुद्धियों को खेती में उगाकर उनसे पुनः बीज प्राप्त करना, नए बीज प्राप्त करना, प्रबुद्धियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को या इस क्रिया को हम पुनरुत्पादन कहते हैं। ठीक है, वापस बोलता हूँ, सुनिएगा। किसी प्रविष्टि के बीजों या प्रबुद्धियों की खेतों में उगाकर तथा इन पौधों से इस प्रविष्टि के नए बीज प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन। और ये पुनरुत्पादन की प्रक्रिया आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो बीजों का जो
समय होता है, उनकी जीवन काल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया करना ही चाहिए। जननेंद्रिय संग्रहों की प्रविष्टियों को प्रत्येक कुछ वर्षों के बाद पुनरुत्पादित किया जाता है। पुनरुत्पादित करने का कारण क्योंकि बीजों या पौधों की जीवन अवधि बहुत अल्प होती है, अवधि सीमित समय तक होती है और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता भंडारण अवधि के साथ घटती जाती है। आनुवंशिक अपर्दन क्या होता है? आनुवंशिक अपर्दन, आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो आनुवंशिक अपर्दन सामान्यतः कृषि प्रारूपों यानी खेती के जो प्रारूप हैं एवं उनके जंगली संबंधियों में कुछ ऐसी विविधताएं उपस्थित होती हैं जो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। कृषि प्रारूप एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी का आना क्या कहलाता है? आनुवंशिक अपर्दन, ठीक है। आनुवंशिक अपर्दन के मुख्य कारण क्या क्या हैं? औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल, सड़क, भवन आदि का जंगली क्षेत्रों में निर्माण होना। जंगली क्षेत्रों में ही निर्माण होता है। हम इन चीज़ों को जान ही देखते आ रहे हैं, चाहे बांध हो, चाहे सड़कें हो, हाईवेज़ हो, कोई भी हो, वो सारे जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। तो जंगल कट रहे हैं, जंगल कटने से आपके जो जंगली संबंधियाँ हैं वो समाप्त होती जा रही। इस कारण आपके आनुवंशिक जो जेनेटिक्स होते हैं उनमें धीरे धीरे विविधताओं में कमी आती जा रही है, ठीक है। किसी नई खरपतवार प्रजाति के पूर्व स्थापन के कारण फसलों के जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण विलुप्त हो जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं उद्गम केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ओरिजिन्स। उद्गम केंद्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं? उद्गम केंद्र। एक रूसी आनुवंशिकविद विवोलोव ने पूरे संसार की फसलों में उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूपों को संग्रह करके व्यापक अध्ययन किया। इसमें एक वैज्ञानिक का नाम है, इसको याद रखना है। रूसी आनुवंशिकविद विवोलोव ने पूरे संसार की फसलों एवं उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूपों को संग्रह करके व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उसने सुझाव दिया कि फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। उसने क्या किया वैज्ञानिक ने कि विभिन्न प्रारूपों का संग्रह किया, संग्रह करने के बाद अध्ययन किया, अध्ययन के आधार पर उसने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? उसने कहा कि फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों को उन्होंने उद्गम केंद्र कहा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि सोयाबीन, मूली, बैंगन हो गया, इनका जो उद्गम केंद्र जो माना जाता है वो चीन को प्राथमिक उद्गम केंद्र माना जाता है, ठीक है। और आपका जौ, मटर, पत्ता गोभी, प्याज, ज्वार, बाजरा, मसूर आदि ये जो कॉफ़ी हो गई, भिंडी हो गई, ये हैं आपके भूमध्य सागरीय एबिसिनिया, इसका प्राथमिक उद्गम केंद्र माना जाता है। और हमारे भारत को प्राथमिक उद्गम केंद्र कि कौन कौन सी फसलें, वो है धान हो गया, अरहर हो गया, चना, लोबिया, मूंग, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी और केला, ये प्राथमिक उद्गम केंद्र हमारे भारत का है, ठीक है। उद्गम केंद्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उद्गम केंद्र और दूसरा होता है द्वितीयक उद्गम केंद्र। प्राथमिक उद्गम केंद्र के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनका जंगली प्रजातियों से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा विश्वास है कि वे जो फसलें हैं उनकी उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से हुई थी, ठीक है। और द्वितीयक उद्गम केंद्र के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जो कृषि प्रारूपों के अंतर्गत विभिन्न विविधताओं से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में संकरण के बारे में। थैंक यू सो मच।